I'm not comfortable with pan India, that statement. I don't know. Will you decide Like that everybody's Coolie? asking, like Coolie will touch 1,000 crore. Yeah, like, yeah. What is the figure in your head? I don't want to. I can't guarantee this 1,000 crores. Pan India is, for me, is a massive scam. Like Pan India is a term. A film is a Pan India after it performs Pan India. तमिल सिनेमा कभी भी एक सक्सेसफुल पैन इंडिया फिल्म दे ही नहीं सकती। हाँ, मेरे तमिल सिनेमा के फैंस को बुरा लगेगा, बट ये बात बिल्कुल सच है कि तमिल सिनेमा कभी भी 1000 करोड़ का नंबर टच नहीं करने वाली। I don't think people has to be so concerned about numbers because that wasn't there earlier. Nobody asked me how much Kaidi was collected, but once I started working after Kaidi, it has been only numbers and numbers and more numbers, and I don't know what joy they have with the numbers, but it's okay. आज हालत ऐसी है कि वेटरन तमिल डायरेक्टर्स 1000 करोड़ तो छोड़ो, एक हिट के लिए कह रहे हैं कि ओ गॉड एक बार दिला दे, और अंदर से कुछ ऐसा ही फील कर रहे हैं। डायरेक्टर्स लाइक शंकर की गेम क्रिंजर हो या फिर मणि रत्नम की हग लाइफ, मेरा मतलब ठग लाइफ, या फिर मुर्गा दास की छछुंदर, इन प्रोजेक्ट्स को पैन इंडिया की सबसे बड़ी प्रोजेक्ट्स बताया जा रहा था। और हाँ, गंगुआ को कैसे भूल सकते हैं हम। इसके प्रोड्यूसर के ग्नवेल राजा ने कहा था कि 2000 करोड़ से नीचे अगर कलेक्शन किया तो छुन्नी कटा लूंगा। तेलुगु इंडस्ट्री जिसने अब तक 4 ऐसी मूवीज दे चुकी है जिसने 1000 करोड़ क्लब का मार्क क्रॉस किया हो, बॉलीवुड ने भी 3 ऐसी मूवीज दी हैं जिन्होंने 1000 करोड़ क्लब के आंकड़े को क्रॉस किया हो, जिसमें से एक के लिए तो एसआर के तमिल सिनेमा से ही डायरेक्टर और विलन दोनों उठा लाए थे। इवन कन्नड़ा वाले भी 1000 करोड़ का मार्क टच करके बैठे हैं। और इंडस्ट्री वाइज देखा जाए तो इंडियन सिनेमा की शुरुआत से लेकर आज तक फाइनेस्ट डायरेक्टर्स लाइक मणि रत्नम, एस शंकर, वेटी मारन, लोकेश, एटली, कार्तिक सुब्बाराज, ये सारे के सारे तमिल सिनेमा के ही पास है। स्टारडम की बात करें तो रजनी सर, कमल हसन, थलापति, थला अजीत, सेतुपति, चियान विक्रम, धनुष, माधवन, सूर्या, यानी कि लिस्ट काफी लंबी है। लेकिन आज की वीडियो के बाद आप तमिल सिनेमा से ये सवाल पूछना ही बंद कर दोगे कि कब खून खौलेगा रे तेरा, कब लाएगा तू भी 1000 करोड़ वाली फिल्म। क्योंकि तमिल डायरेक्टर, तमिल प्रोड्यूसर एंड तमिल सुपरस्टार्स कुछ भी कर ले, फिर भी वो 1000 करोड़ अचीव ही नहीं कर सकते। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, कूली जिसे तमिल सिनेमा की सबसे ज्यादा एंटिसिपेटेड फिल्म बताया जा रहा था, इस फिल्म के प्रोड्यूसर एंड सन पिक्चर्स के ओनर कलानिधि मारन, जो कि एक बिलियनर है, उन्होंने लोकेश को कहा था कि डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, फिक्स द रिलीज डेट बाय योरसेल्फ, बट वी मस्ट गो पैन इंडिया। क्योंकि मामला इतना आसान है ही नहीं, इसके पीछे काफी सारी चीजें शामिल है, जिसमें पॉलिटिक्स, राइटर्स के हाथ बांध देना, इवन वहां की ऑडियंस भी शामिल है जो कि नहीं चाहती कि उनकी फिल्में 1000 करोड़ करके पैन इंडिया में सक्सेसफुल हो। और कैसे तमिल ऑडियंस ने अपने ही स्टार्स की पीठ में खंजर घोंपा है, उस पर भी बात करेंगे। तो कॉलीवुड के दीमकों की करते हैं बात। तब तक अब वीडियो को लाइक कर दो, फिर चाहे आपको रोटी पसंद हो या फिर भात। तो वीडियो को ठीक से समझने के लिए हमने इसे 4 पार्ट्स में सेग्रीगेट किया है। फर्स्ट, इंडस्ट्री माइंडसेट एंड रिस्क अवर्जन। देखो, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि किसी भी फिल्म इंडस्ट्री की ग्रोथ एंड उसका फ्यूचर उसके विजनरी, लेजेंडरी डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, इवन एक्टर्स भी डिसाइड करते हैं। लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2024 तमिल सिनेमा के लिए सबसे बुरा ईयर रहा, जब अमारन, महाराजा एंड गरुड़न जैसी फिल्में सक्सेसफुल तो रही, लेकिन 241 फिल्में रिलीज हुई, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 18 फिल्में हिट या सुपर हिट हो पाई, बाकी की 223 फिल्में फ्लॉप की बलि चढ़ गई। तमिल प्रोड्यूसर्स ने इन फिल्मों पे अपने बच्चे गिरवी रख के 3000 करोड़ खर्च करे, और इतना बड़ा रिस्क लेने का अंजाम ये हुआ कि इन एग्रीगेट दे सफर्ड अ लॉस ऑफ 1000 करोड़। क्योंकि तमिल के जो बड़े बड़े वेटरन डायरेक्टर्स हैं ना, उन्होंने सीधा कहा है कि हमें नंबर अचीव ही नहीं करना भाई। अब इंडिया के पहले पैन इंडिया डायरेक्टर कहे जाने वाले मणि रत्नम की बात करें, जो ने 1992 में रोजा जैसी कहीं ना कहीं एक पैन इंडिया फिल्म लाकर रख दिया था। इसके अलावा बॉम्बे, दिल से, गुरु जैसी फिल्मों ने भी अदर स्टेट्स में अच्छा खासा परफॉर्म किया था। लेकिन आज ठग लाइफ जैसी फिल्म, जो कि इसी साल जून में आई थी, जिसे तमिल सिनेमा की मच एंटिसिपेटेड फिल्म की लिस्ट में डाला गया था, ऐसी हाइप बनाई गई थी कि अरे ये फिल्म तो 1000 करोड़ कर ही लेगी। लेकिन उसके पिटने के बाद जब मणि रत्नम से गोवीनाथ नाम के एक चैनल के इंटरव्यू में पूछा गया कि तमिल सिनेमा कब 1000 करोड़ का नंबर टच करेगी, तो ही सेड कि क्या हमें सिर्फ 1000 करोड़ का नंबर टच करने के लिए फिल्में बनानी चाहिए, या फिर हमें ऐसी फिल्में बनानी चाहिए जो कि ऑथेंटिक हो, कुछ नया एंड ट्रूली गुड फिल्म हो। इसके अलावा ही सेड कि पहले तो ये बातें होती थी कि फिल्में अच्छी हैं या बुरी, लेकिन आज फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के अलावा कोई कुछ बात नहीं करता, और ये कॉमर्शियल प्रेशर कहीं ना कहीं हमारी क्रिएटिविटी को खत्म कर देगी। सारे लोग फिर 1000 करोड़ का मार्क टच करने के लिए कुछ भी करेंगे। और सिर्फ मणि रत्नम ही क्यों, अभी हम बात करें ए आर मुरुगदोस की, तो उन्होंने सलमान खान के साथ काम किया था सिकंदर फिल्म में। लेकिन सिकंदर फिल्म पिटने के बाद पहले तो इन्होंने कहा कि सलमान के साथ काम करना मेरे गले की हड्डी बन गई थी, क्योंकि बंदा 8 बजे रात से पहले कभी आता ही नहीं था। खैर, ये तो एक दूसरी चर्चा का विषय है, और ऑलरेडी सलमान खान के फैंस ने उनकी गांव फाड़ रखी है। लेकिन इसके अलावा मुरुगदोस ने कहा है कि 1000 करोड़ डायरेक्टर्स ओनली एंटरटेन्स, बट तमिल डायरेक्टर्स एजुकेट पीपल। हाँ, बात बिल्कुल सही है। सिकंदर में एज ए स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले राइटर मुरुगदोस ने जो दिल, गुर्दा, फेफड़ा, आंखों की मां की आंख करी थी, मतलब क्या ही एजुकेट किया था जनता को। 5-6 साल से एमबीबीएस में घिस रहे स्टूडेंट
स्टूडेंट्स भी सिकंदर देखकर इमोशनल हो गए थे। और ये तो हो गए कुछ बड़े नाम जिन्होंने ऐसी बातें कही है। इसके अलावा कॉलीवुड में सारे लोगों की मेंटालिटी कुछ ऐसी ही है। चलो ये बात भी सही है कि सिर्फ और सिर्फ नंबर्स के पीछे भागने से फिल्म की आर्टिस्टिक लिबर्टी छिन जाती है। इस तरह के कमर्शियल प्रेशर की वजह से कोई भी डायरेक्टर राइटर ठीक से काम नहीं कर पाता। लेकिन ये बात भी तो सही है कि आर्ट एंड सिनेमा थ्राइव्स ऑन रेवेन्यू, और फिर तो आपको बिग बजट फिल्में बनानी ही नहीं चाहिए। अप्रॉक्स 350 करोड़ के बजट में अजीत कुमार की विदुमियर्ची बजट रिकवर करने में स्ट्रगल करती है। कमल हसन की ठग लाइफ डायरेक्टेड बाय मनी रत्नम पे 300 करोड़ फूंक दिए जाते हैं, फिल्म 100 करोड़ नहीं कमा पाती। 2024 में 10 अक्टूबर को आती है रजनी सर की वेट्टियन, जिसकी वजह से सूर्या अपनी कंगवा की डेट खिसका लेते हैं टू शो रिस्पेक्ट फॉर रजनी सर। लेकिन विकिपीडिया के अकॉर्डिंग वेट्टियन पे 300 करोड़ लगाए जाते हैं, फिल्म बजट रिकवर करता है तो दूर की बात, ये रजनीकांत की बिगेस्ट फ्लॉप होती है पिछले 10 सालों में। सूर्या की कंगवा, जिसे तमिल सिनेमा में बाहुबली से भी बड़ी फिल्म बताया जाता है, 3 साल का टाइम लिया जाता है, 3000 से ज्यादा लोग इस प्रोजेक्ट पे जुड़े होते हैं। 350 करोड़ के बजट के बावजूद फिल्म डिजास्टर साबित होती है। इन बिग बजट फिल्मों में ना ही आर्ट होता है ना ही कॉमर्शियल मसाला है जिससे कि ऑडियंस को अट्रैक्ट किया जा सके। वैसे तो रोहित शेट्टी की भी फिल्में चल नहीं रही है, लेकिन इस तरह के माइंडसेट वाले डायरेक्टर्स के लिए रोहित शेट्टी ने बड़ी अच्छी बात कही थी, और उन्होंने कहा था कि अगर आर्ट सिनेमा ये बनाना है तो अपने घर से पैसे क्यों नहीं लगाते। बिकॉज एंड ऑफ द डे बिजनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये सब फैफिंग है जो बोलते हैं ना कि हम सिनेमा के लिए काम कर रहे हैं, हम आर्ट के लिए काम कर रहे हैं। आर्ट के लिए अगर आप काम करें तो फिर आप अपने घर का पैसा लगाओ, आप किसी और को बर्बाद करके आर्ट के लिए काम नहीं कर सकते। और इसीलिए 2018 में आई 2.0 का आए आज 7 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक तमिल सिनेमा में कोई भी फिल्म इसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई है। देखो ये बात सही है कि राजा मौली की बाहुबली के बाद पैन इंडिया फिल्म्स का फोमो स्टार्ट हुआ था, तब से लेकर आज तक सब लगे पड़े हैं बड़े बड़े सेट्स बनाने में, स्टार्स को विलेनर बनाने में, 4-5 हजार लोगों को लेकर फिल्म बनाने में। लेकिन पैन इंडिया फिल्मों को लेकर तमिल डायरेक्टर्स का अप्रोच भी कुछ ऐसा ही है कि बड़े बड़े स्टार्स उठा लो, 3-4 हजार लोगों की टीम खड़ी कर दो, बड़े बड़े सेट्स बना लो, स्टोरी वर्ल्ड बिल्डिंग उसकी किसको पड़ी है। ये स्टार्स है ना ऑडियंस को थिएटर तक लाने के लिए, ऊपर से ये नॉर्थ ऑडियंस मेरे उस पे आए तो आए, नहीं आए तो उनकी मर्जी। और मुंबई से बैंगलोर शिफ्ट हो चुके अनुराग कश्यप ने भी एग्जैक्टली यही बात कही थी कि पैन इंडिया फिल्म एक स्कैम है। All the money doesn't go into the film, and the money that it goes into is not, the story is same, the actors are same. It goes into these massive unreal sets that does not make sense, and 1% of it works. That 1% of it again starts the whole cycle of pan India, pan India, pan India. इसके वजह से होता कुछ नहीं, बस सुपरस्टार्स की जेब गर्म होती है और प्रोड्यूसर कंगाल होते हैं। और पता है प्रोड्यूसर्स भी 250-300 करोड़ की फीस देने को क्यों रेडी हो जाते हैं? इसका पूरा क्रेडिट जाता है ओटीटी वालों को। आपको याद ही होगा कि कैसे पुष्पा 2 को नेटफ्लिक्स ने 300 करोड़ में खरीदा था। तमिल सिनेमा की बात करें तो ठग लाइफ को नेटफ्लिक्स ने 149.7 करोड़ में एक्वायर किया, द गोट को 125 करोड़, लियो को अराउंड 120 करोड़, जेलर बिकी थी जहां 100 करोड़ के आसपास, तो अभी कूली को भी प्राइम वालों ने 120 करोड़ में खरीद लिया है। इसके अलावा दुनिया भर के दूसरे राइट्स भी होते हैं, जैसे कि म्यूजिक, सैटेलाइट्स और ना जाने क्या क्या, जिसकी वजह से फिल्म अपना बजट रिकवर कर ही लेती है। और इसी वजह से प्रोड्यूसर्स भी 300-400 करोड़ की फिल्म बनाने में झिझकते नहीं। दूसरी तमिल सिनेमा में बिग बजट फिल्मों को लेके एक और आइडियोलॉजी चलती है, और वो होता है बिग स्टार्स को ट्रिब्यूट देने का। विक्रम भले ही एक हिट फिल्म हो, लेकिन वो कमल हसन के लिए ट्रिब्यूट थी। अभी कूली भी ठीक वैसे ही फिल्म थी, और आने वाले टाइम में थलपति की आखिरी फिल्म जननायकन ये भी एक ट्रिब्यूट फिल्म ही होगी। और भाई ऊपर से इस फिल्म के लिए थलपति इतनी मोटी फीस ले रहे थे कि काफी टाइम तक फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा था। और सिर्फ डायरेक्टर्स ही नहीं, राइटर्स को भी स्टार वर्शिप करने के लिए कहा जाता है। उन्हें स्टार्स के स्टारडम, उनकी फैन फॉलोइंग को ध्यान में रख के फिल्में लिखने को फोर्स किया जाता है। मतलब सीधी सी बात है कि सुपरस्टार्स को प्रायोरिटी दी जाती है, ना कि स्टोरी को स्टार बनाया जाता है। जब बाहुबली पैन इंडिया में आई थी तो क्या प्रभास पैन इंडिया सुपरस्टार थे? केजीएफ से पहले यश को नॉर्थ वर्ल्ड में कितने ही लोग जानते थे। बॉलीवुड को एग्जांपल दूं तो पता था कि रणवीर एनिमल जैसा फिल्म दे सकता है। किसी को विश्वास था कि जब इंडिया की सारी इंडस्ट्री 500 करोड़ के रेस में स्ट्रगल कर रही होगी तो छावा जैसी फिल्म 800 करोड़ कमा पाएगी और 2025 की सबसे बड़ी फिल्म बनेगी। इन फिल्मों के सक्सेस का रीजन फिल्म की स्टोरी और एग्जीक्यूशन थी, ना कि स्टार वर्शिप। तमिल सिनेमा की पोन्नियन सेल्वन 1 की बात करें तो उन्होंने फिल्म में काफी सही प्रमोशन किया था, लेकिन नॉन तमिल ऑडियंस फिल्म को ठीक से समझ ही नहीं पाई थी। लियो के टाइम पे जब सब ठीक लग रहा था, इन्होंने हिंदी बेल्ट में ठीक से प्रमोशन ही नहीं किया। हिंदी डबिंग भी भाई काफी अजीब टाइप की थी। ऊपर से तमिल डायरेक्टर्स एक बिल्कुल ही रूटेड सिनेमा के बजाय एक अलग ही फिल्म लेकर आ जाते हैं, जिससे ना तमिल ऑडियंस कनेक्ट कर पाती है, ना ही दूसरे लैंग्वेज की ऑडियंस। आप नोटिस करना, जितनी भी तमिल डब फिल्में होती है जो कि हिंदी मार्केट में चली है, वो कोई दिल्ली, मुंबई, बिहार, यूपी की कहानी नहीं होती। लोगों को पता होता है कि भाई ये तमिल सिनेमा है। आमिर खान ने भी अपने चाइना कलेक्शन को लेकर के कहा था कि चाइना के लोग एक हरियाणवी गांव के पहलवान और उसकी बेटियों की कहानी देखने में इंटरेस्टेड थी, क्योंकि दे वर क्यूरियस टू नो द कल्चर ऑफ इंडिया। और आमिर खान की वैसी ही फिल्में उन्होंने काफी सारी देख भी रखी थी। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि यार आप चाइना में इतने बड़े स्टार कैसे बन गए, दंगल इतनी बड़ी कैसे हो गई? वो पायरेसी की वजह से हुआ, क्योंकि चाइना में हमारी फिल्में लगती नहीं थी। 3 इडियट्स रिलीज हुई इंडिया में, उसका कुछ पायरेट वर्जन, हर फिल्म पायरेट होती, तो किसी चाइनीज बंदे ने देख ली होगी। वो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, पूरी कंट्री में फिल्म देखी वो 3 इडियट्स।
तो जब तक दंगल आई मेरी, जो थिएटर में आई एक्चुअली, तब तक मेरी ऑडियंस वहां तैयार हो चुकी थी पायरेसी की वजह से। मैंने कोई हाथ पांव नहीं मारा, मैंने एक अच्छी फिल्म बनाई। तो 3 इडियट्स देखने के बाद चाइनीज ऑडियंस ने मेरी और फिल्में ढूंढना शुरू किया इंटरनेट पे, वो भी पायरेसी के थ्रू उन्होंने ढूंढा और उनको मिली, तो मेरी 8-10 फिल्में देख चुके हैं। अब ये तो होगी तमिल फिल्म मेकर्स की बात। तो अब बात करते हैं तमिल सिनेमा के मेजोरिटी ऑडियंसेस की, जिनकी नैरो माइंडसेट से कैसे पूरी इंडस्ट्री इंपैक्टेड होती है। देखो आज के टाइम पे ऑडियंस काफी लिबरल हो चुकी है, और यहाँ पर जिस लिबरल ऑडियंस की मैं बात कर रहा हूँ वो आपको हिंदी बेल्ट या तेलुगु स्टेट्स में सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। वरना आज तक किसी ने इमेजिन किया था कि पुष्पा 2 जैसी फिल्म हिंदी बेल्ट से 836 करोड़ कमाएगी। सेम गोज विद बाहुबली, RRR एंड 2.0। डिस्क्रिप्शन में IMDb की लिस्ट लगा दूंगा, तो आप खुद ही चेक कर लेना कि कितनी सारी साउथ फिल्मों ने हिंदी बेल्ट से मैसिव कलेक्शन किया है। और जहां आज पूरी इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री एज अ सिंगल इंडस्ट्री इवॉल्व कर रही है, वही तमिल ऑडियंस आज भी कह रहे हैं कि हमको अपने में मत मिलाइए, हम अलग हैं। तमिल सुपरस्टार धनुष का एग्जांपल लेते हैं। M9 न्यूज की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वाती तेलुगु स्टेट्स में अच्छा कलेक्शन करती है, लेकिन अपने ही स्टेट तमिलनाडु में पिट जाती है। धनुष वाली कुबेरा की बात करें तो ये फिल्म आंध्र तेलंगाना में इंडिया नेट में 66.79 करोड़ कमाती है, और तमिलनाडु में सिर्फ और सिर्फ 20.44 करोड़। अब फिल्म में तमिल स्टार धनुष के बावजूद ऐसा भेदभाव इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि फिल्म के डायरेक्टर शेखर कमूला होते हैं, जो कि एक तेलुगु डायरेक्टर है। फिल्म के प्रोड्यूसर भी किसी और लैंग्वेज के होते हैं, लेकिन सच बताऊं तो लैंग्वेज आज के टाइम पर बैरियर है ही नहीं। विजय थलापति की फिल्म मास्टर तेलुगु स्टेट्स में कोविड के टाइम पे 25 करोड़ का कलेक्शन करती है, वो भी इंडिया नेट में। सेम गोज विद कमल हसन की विक्रम, जो कि हिंदी मार्केट से भले ही 10 करोड़ कमाए, लेकिन तेलुगु मार्केट से 24 करोड़ कमाती है। 2.0 ने भी आउट परफॉर्म किया होता है तेलुगु स्टेट्स में। टॉलीवुड स्टार नानी अपनी फिल्मों को हमेशा से तमिल स्टेट्स में प्रमोट करते हैं, लेकिन उनकी फिल्म तमिल स्टेट्स में कितना कलेक्शन करती है एक बार चेक कर लेना। एटली कुमार जैसे तमिल डायरेक्टर जो अपनी इंडस्ट्री से बाहर जाकर SRK के साथ 1000 करोड़ की फिल्म देते हैं, और SRK ही क्यों, विजय थलापति को करियर बेस्ड परफॉर्मेंसेस देते हैं, लाइक थेरी, मर्सल, बिगिल वगैरह। और विजय थलापति को हिंदी बेल्ट में इतना पॉपुलर करने वाला डायरेक्टर अगर कोई होता है तो वो एटली कुमार ही होते हैं। लेकिन तमिल ऑडियंस उन्हें ये कह के ट्रोल करती है कि अरे ये तो इधर उधर की पुरानी फिल्मों से सीन्स छापता है, इसकी खुद की कोई आइडेंटिटी है ही नहीं। इसलिए एटली कुमार तमिल इंडस्ट्री में काम करने के बजाय तेलुगु स्टेट्स में चले जाते हैं और अल्लू अर्जुन के साथ AA22 A6 नाम की 800 करोड़ की फिल्म बनाते हैं। इवन ओपनली तमिल स्टार चियान विक्रम से एक बार पूछ ही लिया जाता है कि सर तमिल ऑडियंस हमारी फिल्मों को सपोर्ट क्यों नहीं करती। Sir, Vikram sir. Yes. Hello sir. Hi. Sir, we Telugu people love you a lot. Whenever you make some different attempt, we always root for you. I think you also know that. But our Telugu producers and heroes, whenever we talk about the market expansion, pan-India films like that, these days what they frequently say is Telugu people do not watch Tamil people do not watch Telugu films as much as we do. In fact, some of the blockbuster pan-India films, even they relatively underperform in Tamil Nadu. Why the people of Tamil Nadu do not watch तेलुगु फिल्म्स एज मच एज वी लव योर फिल्म्स। और कहीं ना कहीं इसीलिए आज तमिल सिनेमा में लेस बजट फिल्मों का ट्रेंड चल रहा है, जहां लेस बजट फिल्में 2025 में काफी अच्छा कलेक्शन कर रही है। जैसे कि प्रदीप रंगनाथन वाली ड्रैगन, जिसने 37 करोड़ के बजट में 152 करोड़ कमाए। टूरिस्ट फैमिली 8 करोड़ के बजट में 87 करोड़ कमाती है। मामन 10 करोड़ के बजट में 40 करोड़ का कलेक्शन करती है, तो कुदुम्बस्थान 8 करोड़ के बजट पे 28 करोड़। सेतुपति की रिसेंटली आई थलाइवन थलाइवी 33 करोड़ के बजट पे 100 करोड़ का कलेक्शन करती है, और OTT पे आते ही ट्रेंड करने लग जाती है। इसी बात से पता चलता है कि टैलेंट वैलेंट की कोई कमी नहीं है इनके पास, लेकिन बिग बजट फिल्में बनाना और तमिल ऑडियंस का उसको एक्सेप्ट करना एक बहुत बड़ा सवाल होता है। तो देखो, सिनेमा सोसाइटी के लिए एक आईने की तरह काम करती है। सिनेमा से लोग पहले भी इन्फ्लुएंस होते थे और आज भी होते हैं, लेकिन जब सिनेमा की स्वच्छ नदी में पॉलिटिक्स का गंदा नाला मिलता है तो उसका पानी फिर पीने लायक नहीं रह जाता। कहीं ना कहीं इंडिया के जितने भी फिल्म इंडस्ट्री है, सभी में कुछ ना कुछ फिल्म मेकर्स एक नैरेटिव के साथ फिल्में जरूर बनाते हैं, लेकिन जब पूरी की पूरी इंडस्ट्री ही पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस फिल्में बनाने लगे तो वह किसी खास ग्रुप ऑफ पीपल को तो इंप्रेस कर सकती है, लेकिन पैन इंडिया में कभी भी वो अपील नहीं ला सकती। और भाई कॉलीवुड तो तमिल पॉलिटिशियंस की फैक्ट्री मानी जाती है। आज विजय थलापति अपने करियर के पीक पे पॉलिटिक्स में उतर रहे हैं, लेकिन उनसे पहले MG रामाचंद्रन, J जयललिता, फिर विजयकांत, कमल हसन, शिवाजी गणेशन, करुणास जैसे 20 एक्टर्स ने अपने फिल्मी करियर के बाद पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया था। वैसे तो दूसरी इंडस्ट्री में भी हमने लोगों को अभिनेता से नेता बनते हुए देखा है, लेकिन नैरेटिव सेट करने वाली फिल्में बहुत ही कम देखी हैं। कमल हसन और उनकी फिल्मों पर हिंदुज्म को बदनाम करने के एलिगेशंस कई बार लगते रहते हैं, लेकिन जब 2013 में नयनतारा
नयनतारा की फिल्म आई अन्नपूर्णा, तो इस फिल्म पर भगवान राम को मीट खाने लव जिहाद को प्रमोट कर रहे हैं जैसे एलिगेशंस लगे। और इस फिल्म से कुछ ही महीने पहले जब स्टालिन का बेटा उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को मॉस्किटो, डेंगू, मलेरिया फीवर एंड कोरोना से कंपेयर किया और यहाँ तक कहा कि इन्हें मिटा देना चाहिए, तो वहां पर भी काफी कंट्रोवर्सी हुई। और इसी स्टालिन ने तमिल सिनेमा में एज एन एक्टर भी काम किया है और काफी सारे फिल्में प्रोड्यूस भी करी। अभी रिसेंटली आई कमल हसन के इंडियन 2 को भी इसी ने प्रोड्यूस किया था। अब अगर तमिल सिनेमा को इस तरह के लोग स्क्रीन के पीछे से कंट्रोल करेंगे, दूसरे रिलीजन के लिए इतना जहर उगलेंगे, तो समझ लो कि वो इंडस्ट्री ज्यादा दिनों तक सर्वाइव नहीं करने वाली, और अगर कर भी लेती है तो अपने स्टेट से बाहर कुछ खास नहीं कर पाएगी। द्रविडियन पॉलिटिक्स का मुद्दा तो सालों से तमिलनाडु में एग्जिस्ट कर ही रहा था, जिसकी वजह से इतने बड़े बड़े कांड हुए जिसे इंडियन गवर्नमेंट को भी कई बार झुकना पड़ा। उस पर अगर जाएंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग पॉलिटिक्स ने भी नया रुख लिया और तमिल सिनेमा के बड़े बड़े स्टार्स ने लैंग्वेज वॉर में जम के केरोसिन एंड पेट्रोल डाला, जिसमें सबसे ऊपर नाम आया रियल लाइफ विलन प्रकाश राज का। जब हम हिंदी भाषा के बारे में बात कर रहे हैं, द्वेष नहीं है हमको, हमारा भाषा जो मदर टंग है उसको सेव करें। जब हिंदी रुपया को हम तमिल में रू बोला, इट इज एन आइडिया ऑफ प्रोटेस्ट। हिंसा रॉन्ग है, मारपीट करना रॉन्ग है। We are not against Hindi, we are against the imposition of Hindi. अब ये पॉलिटिशियंस खुद को एज अ सेवियर ऑफ तमिलियंस बता के उनका मसीहा बन जाते हैं और कहीं ना कहीं ऐसा करके ये उन्हीं का काट रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ तेलुगु सिनेमा की बात करें तो हैदराबाद की वजह से वो लोग हिंदी भी ठीक ठाक समझ लेते हैं और हिंदी बेल्ट में अपनी फिल्में रिलीज करके दबा के कलेक्शन करते हैं। वहीं दूसरी तरफ तमिल ऑडियंस की बात करें तो वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस सिनेमा देखकर अपने को दूसरों से सुपीरियर समझते हैं। रेडिट पे मैंने काफी सारे तमिल ऑडियंसेस के कमेंट पढ़े, वो मुझे काफी ज्यादा एरोगेंट लगे। उनमें से काफी लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि अगर हमारी फिल्में देखनी है तो सबटाइटल्स के साथ देखो ना, हम क्यों अपनी फिल्म को हिंदी डब में रिलीज करें। ऊपर से कई लोगों का कहना होता है कि भैया हमें 1000 करोड़ की पड़ी ही नहीं, व्हाट मैटर्स इज रियली अ गुड एंटरटेनमेंट मूवी। सो मेजॉरिटी तमिल ऑडियंस का परसेप्शन ऐसा है कि हम अपने सिनेमा से काफी सेटिस्फाइड है और हमारी सिनेमा हमें मोर रियलिस्टिक एंड तमिल कल्चर से अलाइंड चीजें दिखाती है, तो हम क्यों ही दूसरे सिनेमा की तरफ देखें। इसलिए कहीं ना कहीं तमिल प्रोड्यूसर्स भी अपनी इंडस्ट्री से बाहर जाकर वेंचर करने से डरते हैं। अभी रिसेंटली आई सूर्या की रेट्रो के डायरेक्टर एंड लोकेश कनगराज को डायरेक्टर बनने के लिए इंस्पायर करने वाले कार्तिक सुब्बाराज, इनसे जब हाइपोथेटिकली पूछा गया कि भैया अगर आपको 1000 करोड़ की बजट दी जाए तो आप कैसी फिल्म बनाना चाहोगे, तो उन्होंने कहा कि मैं इंडी स्पेस वाली फिल्में बनाना चाहूंगा। अब इंडी स्पेस फिल्मों का मतलब होता है कि ऐसी फिल्में जिसे बड़े स्टूडियोज प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट ना करें, ऐसी फिल्में जिनकी लोअर बजट होती है विद ग्रेटर क्रिएटिव फ्रीडम। कार्तिक सुब्बाराज ने यह भी कहा कि 1000 करोड़ की बजट वाली फिल्म बनाने में प्रेशर काफी ज्यादा होता है, काफी पैसे सीजीआई वर्क पे उड़ाने पड़ते हैं। एंड आई हेट दिस काइंड ऑफ फिल्म मेकिंग, आई वांट टू मेक अ रियल फिल्म सेट विद रियल प्लेसेस एंड पीपल। एंड ही सेड कि अगर मुझे 1000 करोड़ का बजट मिलेगा तो मैं एक नहीं 20-30 फिल्में बनाऊंगा। अब यार ये उनका पर्सनल ओपिनियन है, बट इसी से पता चलता है माइंडसेट ऑफ तमिल प्रोड्यूसर्स, जिन्हें इतना बड़ा रिस्क लेना ही नहीं है कि वो SSMB 29 और रामायण जैसी फिल्में बनाएं। फिर बात वहीं आके फंसती है कि जैसे मुर्गदास ने कहा था कि भाई हम तो ऑडियंस को एजुकेट करते हैं, ये 1000 करोड़ की फिल्में बनाने वाले तो ऑडियंस का हुतिया काटते हैं। तो वीडियो के आखिर में बात करते हैं अपनी आखिरी पॉइंट पे, जो कि है नो यूथ आइकॉन्स। देखो तमिल सिनेमा और दूसरी सिनेमा लाइक तेलुगु, मलयालम या फिर कन्नड़ा सिनेमा हो या फिर अपना बॉलीवुड ही क्यों ना हो, जब भी पैन इंडिया में इन स्टार्स ने बाजी मारी है तो मोस्ट ऑफ द टाइम यंग स्टार्स अपने को देखने को मिले, जैसे कि सैंडलवुड से यश इन KGF, ऋषभ शेट्टी इन कांतारा, मलयालम से उन्नी मुकुंदम, फहाद फाजिल, बॉलीवुड से रणवीर, विकी कौशल, तेलुगु से अल्लू अर्जुन, प्रभास, रामचरण, जूनियर NTR वगैरह वगैरह। मगर अब एक फिल्म दिखा दो जहां तमिल सिनेमा से एक यंग स्टार को मौका दिया गया हो एक मास टेम्पलेट की बजट वाली फिल्म में काम करने का। और यार प्रोड्यूसर ऐसा इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि मास टेम्पलेट की जो फिल्में होती है ना, उनका बजट काफी हाई होता है, तो बॉक्स ऑफिस पुल भी वैसा ही होना चाहिए। इसीलिए इस तरह की फिल्मों में अजीत कुमार, विजय सूर्या, कमल हसन, रजनीकांत के अलावा किसी को मिलती ही नहीं, क्योंकि मेकर्स को पता होता है कि अगर ये फिल्में एवरेज भी रही तो 500 to 600 करोड़ तो इजी मनी होगा। मिक्स रिव्यूज के बाद भी देख लो 12 डेज में कूली का कलेक्शन 500 करोड़ से सिर्फ 18 करोड़ दूर है। दूसरी तरफ फाइनेंस एक्टर्स लाइक अशोक सेल्वन, कविन, अर्जुन दास, सूरी, प्रदीप रंगनाथन, इनका तो नाम भी नहीं सुना होगा आप में से काफी सारे लोगों ने। वैसे कमेंट में बताना कि आप इनमें से कौन से तमिल एक्टर को जानते हो या फिर उनकी फिल्में आपने देख रखी है। इसीलिए ऐसी फिल्मों में स्लो मोशन एंट्रीज, पंच लाइन्स एंड फाइट सीक्वेंसेस, हाइपर मैस्कुलिनिटी, वायलेंस, मेल वर्शिप, मास मसाला फिल्मों में ये सारी चीजें होती है और इनमें सुपरस्टार्स को ही लिया जाता है। बट ऐसा नहीं कि ऑडियंस सिर्फ और सिर्फ ऐसी ही फिल्में देखना पसंद करती है। सेतुपति की महाराजा का एग्जांपल ले तो ये इस स्टैंडर्ड टेम्पलेट से हट के फिल्म थी। हिंदी बेल्ट में से खूब पसंद भी किया गया था, बट हिंदी मार्केट में मल्टीप्लेक्स तो छोड़ो, सिंगल स्क्रीन पे भी ये फिल्म ठीक से रिलीज नहीं हो पाई थी। किसी केरला बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटर ने हिंदी मार्केट संभाला था और बस कुछ ही जगहों पे ये फिल्म आई थी। OTT डील के चक्कर में एक अच्छी खासी पोटेंशियल वाली फिल्म का सत्यानाश हो गया था। अब यार मुझे थलापति की जननायकन पे तो विश्वास नहीं है, ऐसे में तमिल सिनेमा के 1000 करोड़ का सपना अगर
अगर कोई पूरा करा सकता है तो वह एलसीयू की अपकमिंग फिल्म में हो सकती है, जैसे कि बेंच, कैथी 2, रोलेक्स, विक्रम 2 एक्सेट्रा। अब कूली के एवरेज परफॉर्मेंस के बाद भी मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एलसीयू एक ऐसी यूनिवर्स है जिसे बनाने में लोकेश कनगराज ने सालों लगा दिए, जो कि कूली की तरह स्टार को ध्यान में रखकर लिखी गई स्टोरीज नहीं है, बल्कि एलसीयू यूनिवर्स खुद में एक स्टार है। कि आप तमिल सिनेमा के फिल्मों के लिए क्या सोचते हो कमेंट में बताओ। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।